ऋतु जब से दिल्ली पहुंची थी तब से ऋचा अकेली पड़ गई थी। जब तक एग्जाम चलते रहे तब तक तो ऋचा को ज्यादा पता नहीं चला, पर एग्जाम खत्म होने के बाद उसे ऋतु की बहुत याद आने लगी। ऋतु के साथ रहते हुए वह हर छोटी बड़ी बात ऋतु से बांट लिया करती थी। कभी दोनों में झगड़ा हो जाता तो कभी दोनों बड़े प्यार से रहती, लेकिन हर समय ऋतु के साथ रहना ऋचा की आदत थी, इसलिए अब अकेले घर में रहना उसे बुरा लग रहा था। ऋतु बहुत बिजी हो चुकी थी, इसलिए अब ऋचा हर समय ऋतु को फोन भी नहीं कर पाती थी। अपने अकेलेपन के कारण ऋचा अमान को भी और ज्यादा याद करती। कई बार सोचती कि उससे ही बात कर ली जाए, लेकिन फिर उसे लगता कि अगर वह बात करेगी तो जो दूरियां उसने बढ़ाई हैं वह धीरे धीरे कम हो जाएंगी, और अगर एक बार फिर वह अमान के नजदीक आ गई तो दोबारा वापस दूर हो पाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। सोच समझ कर ऋचा हर बार अमान का ख्याल आने पर खुद को कंट्रोल कर लेती थी। ऋचा ने अपने आप को बिजी रखने के लिए अपनी मां के साथ घर के कामों में और ज्यादा हाथ बटाना शुरू कर दिया। अब रोज रोज नए नए व्यंजन बनाना उसको अच्छा लगने लगा। वह जब भी खाली होती या पढ़ते पढ़ते बोर हो जाती तो इंटरनेट से देखकर नई नई रेसिपी ट्राई करती थी और उसकी फोटो खींचकर ऋतु को सेंड कर देती थी। साथ में उसे चिढ़ाते हुए लिख देती, देख तेरे ना होने की खुशी में हम लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं। उधर से ऋतु भी टेढ़े मेढ़े मुंह वाली इमोजी बनाकर रिप्लाई करती, लेकिन वह समझ जाती थी कि ऋचा खुद को बिजी रखने के लिए ये सब कर रही है। ऋचा ने भले ही अमान के बारे में ऋतु को कुछ ना बताया था, लेकिन वो कई बार सोचती थी कि अब बता दिया जाए। फिर उसे लगता कि जो स्टोरी आगे बढ़नी ही नहीं है उसके बारे में किसी को भी बताने से क्या फायदा। हाँ, लेकिन ऋतु से ऋचा अक्सर पूछती रहती थी कि बाहर अकेले रहते हुए अगर उसे कभी भी अपनी कोई बात शेयर करने के लिए किसी की जरूरत पड़े तो सबसे पहले ऋचा को ही बताए। ऋतु भले ही ऋचा से कोसों दूर थी, लेकिन ऋचा अब ऋतु के लिए एक मॉरल सपोर्ट बनी हुई थी। ऋतु को ऋचा के बारे में भले ही सब कुछ ना पता हो, लेकिन ऋतु अपनी हर बात ऋचा को बता देती थी। यहां तक कि अपने रूममेट के बारे में भी उसने तुरंत ऋचा को बता दिया था। जब बात हो जाती तब तो ठीक, नहीं हो पाती तो वह टेक्स्ट करके बता देती थी। अपनी रूममेट्स के साथ कई सारी फोटोज भी क्लिक करके उसने ऋचा को सेंड की थी। ऋचा जब ऋतु की इस तरह की मस्ती भरी फोटो देखती तो कभी कभी उसे अपने मन में लगता, काश मैं भी इस तरह हॉस्टल में रहने के मजे ले पाती। और जब ऋतु से वह इस तरह की बात करती तो ऋतु कहती, अरे दीदी, हॉस्टल में रहने में जितने मजे हैं उतनी ही आफत भी हैं। एक तो सारा काम खुद ही करना पड़ता है, अपने कपड़े धोना, कमरे को साफ करना, और जब कभी चाय वगैरह बनाओ तो बर्तन धोना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने मन का खाना भी नहीं खा सकती। यहाँ मेस में जो खाना बनता है उसका स्वाद इतना बेकार होता है कि अगर वो खाना खा लो तो फिर दुनिया के किसी भी कोने का खाना खा सकते हो। हाँ, ये है कि थोड़ी फ्रीडम मिल जाती है अकेले रहने से, लेकिन उतनी ही जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। घर पर तो देर तक सोते रहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मगर यहाँ तो अगर जरा सा टाइम निकल जाए तो मेस बंद होने लगता है। हर चीज का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, ये है कि शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम लगती है, अब आदत होने लगी है, लेकिन कभी कभी घर की और तुम्हारी बहुत याद आती है। ऋतु की बातें सुनकर ऋचा भी इमोशनल हो जाती थी। ऋचा का बहुत मन करता था कि वो जाकर ऋतु से मिले और देखे कि वो कैसे रह रही है, सब कुछ कैसे मैनेज कर रही है, लेकिन इतनी दूर जाना, वो भी अकेले, उसके लिए थोड़ा मुश्किल काम था। और फिर साहिल तो वहां था ही, इसलिए ऋचा बस अपना मन समझा कर रह जाती। ऋतु के चले जाने पर ऋचा समय से पहले समझदार होने लगी थी। पहले तो वो ऋतु के साथ थोड़ी बहुत मस्ती भी कर लेती थी, लेकिन अब बस घर के काम करना, पढ़ाई करना और खाना बनाने में नए नए एक्सपेरिमेंट करना, यही सब ऋचा का रूटीन बन गया था। हाँ, कभी कभी सौम्या से भी बात हो जाती थी उसकी, मगर ज्यादा नहीं। उसे जाने क्यों सौम्या से बात करने में इतनी सहजता नहीं लगती थी कि वह अपनी हर बात सौम्या से कह पाए। जब कोई काम की बात होती या शादी की तैयारियों को लेकर कोई डिस्कशन होता तो वह सौम्या से बात करती थी,
जरूरत से ज्यादा बात तो उसने कभी की ही नहीं। इधर सौम्या और वैशाली भी अपने एग्जाम देकर फ्री हो चुकी थी। वैशाली तो विनय के साथ अभी उतनी ही बिजी रहती जितनी पहले रहती थी, लेकिन सौम्या साहिल से ज्यादा बात नहीं कर पाती थी। उसे तो बस इंतजार था कि कब साहिल की ट्रेनिंग के 6 महीने पूरे हो जाएं और साहिल पहले की तरह उसे खूब सारा समय देने लगे। सौम्या के पास अब एक नई जिम्मेदारी भी तो थी, अपनी भाभी की देखभाल करने की। जैसे जैसे उसकी भाभी के महीने बढ़ रहे थे, वैसे वैसे सौम्या उनकी और ज्यादा परवाह करने लगी थी। पढ़ाई का भी ज्यादा प्रेशर नहीं था अभी, तो सौम्या ज्यादा से ज्यादा समय अपनी भाभी के साथ ही बिताती और खूब सारी प्लानिंग करती रहती कि जब बेबी आएगा तब क्या क्या मस्ती करेगी, उसका नाम क्या रखेगी, उसके लिए कौन कौन से खिलौने लेकर आएगी। सौम्या के भैया तो सुबह ऑफिस चले जाते थे, बस उसकी भाभी और वो घर में रहती और फिर खूब सारी बातें करती और दिन भर यूं ही मस्ती में बिताती। मेड आती और अपने घर के कामों को निपटा कर चली जाती। हालांकि सौम्या को ना तो कुकिंग का बहुत ज्यादा शौक था और ना ही बहुत टेस्टी खाना बनाना आता था। फिर भी वह अपनी भाभी से रोज पूछती कि अगर कुछ अच्छा बनाने का मन हो तो मुझे बता दो, मैं बना दिया करूंगी। और फिर उन्हीं से पूछ पूछ कर बनाकर भी खिलाती। सौम्या की भाभी जब सौम्या को इतनी खुशी से उसके लिए खाना बनाते देखती तो मन ही मन सोचती कि सौम्या के जाने के बाद वह तो कितनी अकेली पड़ जाएंगी। सोचते सोचते कई बार उनकी आंखें भी नम हो जाती थी। उन दोनों ने एक साथ इतना समय बिताया था कि अब अकेले रहना दोनों को ही थोड़ा मुश्किल तो लगता ही। सौम्या को भी कहीं ना कहीं ये बात मन में आती थी, इसलिए जैसे जैसे उसकी शादी के दिन नजदीक आ रहे थे, वह अपनी भाभी के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगी थी। अगले एपिसोड को